खुशी हुई कि सर आपको भी याद नहीं रहता। हाँ भाई, बहुत सारी चीजें हैं और मैं याद चला के याद नहीं रखता हूँ चीजों को। मैं फैक्ट्स याद नहीं रखना चाहता। फैक्ट्स याद इसलिए भी नहीं रखना चाहता क्योंकि फैक्ट्स याद करने से टीचर नहीं बनते। टीचर चीजों को समझने से बनते हैं और समझाने से बनते हैं। टीचर फैक्ट से नहीं बनते। आप मेरी इस चीज से कभी भी इंप्रेस नहीं हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ याद है। आप इससे जरूर इंप्रेस हुए होंगे कि हाँ सर ने समझा अच्छे से दिया। टीचर समझाने वाला होता है, फैक्ट्स याद करने वाला फैक्ट मशीन नहीं होता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुने, प्लास्टिड क्या होते हैं। देखिए प्लास्टिड जो है ना, उसको तीन भागों में बांटा जाता है कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। और इसको तीन प्रकार से पढ़ा जाता है। कौन कौन से में? एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट और तीसरे का नाम है क्रोमोप्लास्ट, है ना। ये एक सेल ऑर्गेनेल है। बिल्कुल बेटा, अभी एक बच्चा पूछ रहा है बार बार में A4 के बारे में। एक बच्चा कह रहा है चैट ऑफ कर दीजिए, कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, कमेंट ऑफ कर रहा हूं रोहित, रोहित कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं, गुस्सा ना हो भाई। हाँ भाई, कमेंट ऑफ कर रहे हैं, यस और नो बता दीजिए सभी लोग। चैट ऑफ कर दें, चैट ऑफ कर दें। आज तो 93% लोगों ने बोला कर दो गुरुजी कर दो। हाँ जी चलो। तो भाई बात ऐसी है कि हमारे जो कोशिकांग होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्लास्ट का मतलब क्या है? प्लास्ट असल में मतलब है प्लास्टिड का। प्लास्टिड क्या होता है? तो सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? कोशिकांग है। मतलब क्या हुआ सर? मैंने कहा भाई कोशिका का एक अंग है। जैसे कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ही कोशिका के अंदर प्लास्टिड होता है। बोले अच्छा सर, इन तीनों में फिर अंतर क्या है? एक एक करके तीनों की बातें पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने की है वो ये है कि इसके ऊपर कोई भी रंग नहीं होता। तो फिर रंग नहीं होता तो ये प्लास्टिड होते क्यों हैं? देखिए साफ सिंपल सी बात है, कोशिका जो है ना, अगर एक कोशिका को भी अलग से ड्रॉ कर दिया जाए तो वो चलता फिरता एक उद्योग है, चलती फिरती एक इंडस्ट्री है। बोले कैसे? मैं बताता हूं। देखो कोशिका के अंदर खुद को डबल करने की क्षमता है। मतलब उसको शेयर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही बिना बिना आईपीओ लॉन्च किए ही वो खुद को डबल कर सकती है। एक बहुत बड़ी क्षमता तो ये है उसके अंदर। दूसरी बात, कोशिका के अंदर आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित हैं, यानी कि आपका वो एक अपने आप में चलता फिरता ट्रेजरी है। यानी कि उसके अंदर आपकी सारी सूचनाएं, आपका लॉकर है वो। उसके डीएनए में जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो सारी सूचनाएं आपके लेके बैठा हुआ है। उसके पास सब कुछ पता है, आप कैसे हैं, कैसे क्या क्या जानते हैं, क्या करते हैं, सारी सूचनाएं। एक कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है और डीएनए एनालिसिस होता है, डीएनए मैचिंग होती है, एक ही कोशिका से तो होता है। ये थोड़ी कि आपके शरीर का कोई अंग चाहिए होता है। और तो और सोचो, वो खुद का भोजन खुद बनाने के लिए, यानी कि श्वसन की क्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल यूज करना जानते हैं। कोशिका में विभाजन का अपना एक प्रोसेस होता है। उनके पास में प्रॉपर तरीके से खुद की रक्षा करने का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उनके पास में लाइसोसोम्स होते हैं। उनके ऊपर कोई अटैक करने आ गया तो उसको खाने के लिए लाइसोसोम्स होते हैं। यानी कि कोशिका अपने आप में चलती फिरती एक इंडस्ट्री है जिसके पास सारे काम करने के लिए लोग उपस्थित हैं। इसी प्रकार के लोगों में से एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है उसको बाद में समझेंगे, उससे पहले समझते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से स्पष्ट है कि क्लोरो यानी कलर से संबंधित कोई चीज होती होगी। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है असल में कलर युक्त प्लास्टिड से ही है। कोशिकांग है लेकिन कलर है। अच्छा, इनके अंदर ऐसी क्या चीज होती है? इनके अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे आप पिगमेंट कहते हैं, जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। सर ये वर्णक करता क्या है? बेटा इस वर्णक की प्रेजेंस में ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो, फोटो का मतलब रोशनी, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण करता है। सर प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण कैसे होता है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। सबसे सरल अणु होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, इसका निर्माण करते हैं। बोले ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने कहा ये प्रक्रिया आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किसके कारण संपन्न होती है? क्लोरोफिल के कारण संपन्न होती है। क्लोरोफिल कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। ये लीजिए सारी बातें हो गई, अच्छी बात है। तो सर भोजन बन गया इनके पास में, फिर क्या होता है? मैंने कहा बेटा ये भोजन को बनाने के लिए कलर अवशोषित करते हैं, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं। बोले सर ये हरा ही क्यों होता है? मैंने कहा देखिए ऐसी बात है, साइंस थोड़ी सी बातें स्पष्ट करती है। वो कहती है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर के नाम से दर्शाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर रंग होते हैं। इन विबग्योर के अंदर से जो भी कलर एक बार अवशोषित कर दिया, उसका कंटेम्परेरी कलर, जो उसका बचा हुआ कलर है, जो सप्लीमेंट्री कलर है, वो हमें दिखाई देने लग जाता है। सामान्यतया क्लोरोफिल के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है, इसके कारण से ये हरा दिखाई देता है। इसके बारे में बस इतना ही याद करिए, जब फिजिक्स आएगी तब थोड़ा और बताएंगे कि क्या नियम होता है इसका। फिर सवाल बनता है सर इसने भोजन बना लिया, भोजन रखते कहां है? अब बताते हैं भोजन रखते कहां है। भोजन रखते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 प्रकार से चीजें रखी जाती हैं। क्या क्या रखी जाती हैं? ल्यूकोप्लास्ट में अगर कार्बोहाइड्रेट बंद है तो उसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। याद कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। अगर ल्यूकोप्लास्ट में क्या संरक्षित है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट संरक्षित है तो उसे हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अगर उसके अंदर फैट संरक्षित है तो उसे इलायोप्लास्ट कहते हैं। और अगर उसके अंदर प्रोटीन संरक्षित है तो उसे एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, एक का नाम है अमाइलोप्लास्ट, याद कर लीजिएगा बेटा, है ना। एक का नाम है अलायोप्लास्ट, एक का नाम है एलरोप्लास्ट, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से सुनिए सर, हम कैसे याद करें, हमको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सब में ए ही ए है, अमाइलो, अलायो, एलोरो, कैसे याद करें? चलिए थोड़ी कोशिश करते हैं आपको याद कराने की।
बेटा अमाइलेज जो होता है ना, एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। अगर आप साइंस के हैं तो पता होगा, नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है ना। अमाइलेज एक एंजाइम है होने को तो, लेकिन ये काम जो आता है ये कार्बोहाइड्रेट के विदलन में ही काम आता है ना। तो अमाइलेज से आप क्या याद कर सकते हैं? अमाइलोप्लास्ट याद कर सकते हैं। अलायोप्लास्ट कुछ ऐसा बनाइए अपने आप से ट्रिक कि आपको याद हो जाए कि जब फैट स्टोर होती है तो अलायोप्लास्ट कहलाता है ना। और एक है एलरोप्लास्ट। एलरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन के लिए। तो अलायो से कोई भी टर्म डेवलप कर लीजिए, फैट से संबंधित कोई भी आपको दिमाग में आ जाए, वैसा अपने आप से लायो और एलेरो करके कुछ याद कर लीजिएगा। अब आपको मैंने 3 बार तो बोल दिया है, अमाइलो, अलायो और आपके सामने एलेरो। ये 3 नाम है, ये याद करने हैं। तीनों का काम क्या है? ये संग्रहित करते हैं भोजन को। क्या कार्य करते हैं? इनका प्रमुख कार्य क्या है? स्टोर करने का कार्य है। किसको स्टोर कर रहे हैं? खाद्य पदार्थों को स्टोर कर रहे हैं। क्यों? जिनका निर्माण कोशिका ने कर दिया वो कर रहा है। बोले सर एक तरीके से फिर एक बात बताओ कि जो कोशिका के अंदर क्लोरोफिल होता है ये काम क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट है क्या? मैंने कहा ये समझ लो साहब कि ये हलवाई है। बोले इसको आपने हलवाई क्यों कहा? आप इसको घर की मम्मी मम्मी भी कह सकते थे ना, किचन भी कह सकते थे। मैंने कहा किचन तो लोग कहते हैं, मैं इसको हलवाई कहता हूं। बोले क्यों? मैंने कहा देखिए अपने घर में जो किचन होती है ना, वहां पे भोजन उतना ही बनाया जाता है जितनी की हमें आवश्यकता होती है। बुद्धिमान लोग तो कहते हैं कि ये किचन है कोशिका की, लेकिन मैं कहता हूं नहीं सर ये हलवाई का काम है, कारखाना है हलवाई का। बोले क्यों? मैंने कहा घर के अंदर हमारे किचन में भोजन उतना ही बनता है जितनी की आवश्यकता होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं और 20 लोगों का खाना बना लिया गया। लेकिन हाँ हलवाई के यहाँ जरूर ऐसा होता है, उसको दुकान पर एक कस्टमर खड़ा हो लेकिन बनाना 20 कस्टमर का सामान होता है, ताकि कोई और आ गया तो उसे बेचना पड़ जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोशिका के अंदर भोजन को संग्रहित रखा जाता है। इतनी बात अब तक हमको समझ में आ जानी चाहिए। तीसरी चीज होती है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होती है? सर क्रोमोप्लास्ट का नाम से ही स्पष्ट है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन तो तंतु का नाम सुना था। क्रोम्स जो होते हैं ना, उनका मतलब कलर से होता है बेटा, है ना। क्रोम का मतलब कलर से होता है, और जो किसी फल को विशिष्ट रंग प्रदान करे। बोले सर हरा रंग पर्याप्त नहीं है क्या? मैंने कहा भाई कई बार आप देखते हैं सेब का रंग अलग होता है ना, अनानास का रंग अलग होता है, अमरूद का रंग अलग होता है ना, मतलब सबका रंग, अंगूर का रंग थोड़ा अलग होता है, जामुन का रंग अलग होता है। इन पदार्थों को ये रंग कैसे मिला? ये रंग मिलता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये जितने भी फल हैं इनको रंग कैसे मिला? क्रोमोप्लास्ट के कारण मिला, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक रंग को रखने वाले स्पेसिफिक पिगमेंट उपस्थित होते हैं जो इन्हें विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, जो अपन रंग देखते हैं ना फूलों के रंग, कभी फूल जो है वो लाल रंग के होते हैं, कभी गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाब में भी जाने कितने कलर की वैरायटी आती है, तरह तरह के रंग उपस्थित होते हैं, है ना। तो जो रंग उपस्थित हैं वो रंगों की उपस्थिति भी इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण आती है। तो बोले जो आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था वो तो हरा रंग का ही रहेगा। मैंने कहा उसके अलावा जितने भी रंग आए वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आए। अब आप पूछेंगे सर इस रंग का ये करते क्या है? क्या इनके भी ड्रेस कोड होता है क्या? देखिए क्या होता है सर, हर पौधा अपनी एक विशिष्टता लिए जन्मता है। हमारा भी जो रंग है वो किसी ना किसी विशिष्ट जीन के कारण है। ऐसे पौधों के अंदर भी इन रंगों को निर्धारित करने के लिए जीन कोड होता है। नंबर 1 बात तो ये है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और कार्य कहा जाता है, और वो क्या है कि सामान्यतया ये जितने भी रंग रखते हैं, पौधे, फूल, पत्तियां, ये जो रंग रखते हैं, इन रंग के पीछे कहीं ना कहीं इनका एक विशिष्ट कार्य होता है, और वो है अपनी तरफ कीट जो होते हैं ना, कीटाणु जो होते हैं, और जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। दोबारा सुनिए कितनी जबरदस्त बात है। इनका जो विशिष्ट रंग है ये अपनी तरफ कीटाणुओं को, जो छोटे मोटे कीट पतंगे जो होते हैं, वो अब एक गाना है ना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल और ले गया राजकंवर। तो भंवरे ने फूल खिलाया कैसे? वो जो कीट था वो असल में फूल पर बैठा था, है ना। मतलब क्या है कि जो कीटाणु होते हैं ये पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सवाल बना पॉलिनेशन क्या होता है? बेटा जब फूल की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो फूल की स्ट्रक्चर में आपके सामने वहां पर परागकण होते हैं, पोलन्स होते हैं। उन पोलन्स पार्टिकल को, पोलन पार्टिकल को कीटाणु अपने पैर में, अपने मुंह में उलझा उलझा करके किसी दूसरे फूल पर जब बैठने जाते हैं तो एक जगह का परागकण जो है वो दूसरे फूल के ऊपर ले जा करके वहां पर पौधे का या फूल का जो मादा जन्नांग है, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, मतलब मादा जन्नांग जो है उसका ऊपर वाला जो वर्तिकाग्र है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, उस स्टिग्मा के ऊपर ले जाके उस पोलन ग्रेन को वो छोड़ देते हैं। वो पोलन ग्रेन एक तरीके से नर जनन अंग के द्वारा पैदा किया गया नर कोशिका थी। जिस प्रकार से मनुष्यों में स्पर्म होता है, ऐसे पोलन ग्रेन जो है वो एक तरीके से पुष्प का यानी पौधे का स्पर्म है। उसे ले जाकर के वो स्टिग्मा पर लेकर के चला गया। मादा जननांग में जिस प्रकार से वजाइना का पोषण होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से पौधे के ऊपर ये जो वर्तिकाग्र है ये उसी प्रकार का है, स्टिग्मा। वहां जाके पोलन ग्रेन पौधे ने छोड़ दिया। वो कौन लेके गया? कीट लेके गया। लेकिन एक बात बताइए, यदि ये कीट लेकर के गया तो उस स्टिग्मा से वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा और एक तरीके से अंडाशय में जाकर के निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। और फलस्वरूप जब वो दोनों, यानी कि ये दोनों जो सिंगल सिंगल सेल है, नर जननांग की सेल और मादा जननांग की जो कोशिकाएं हैं, ये मिल जाएंगी तो एक फल का निर्माण हो जाएगा। अब सवाल बनता है
सर अगर कीटाणु नहीं हुए होते, ये कीट जो है ये इंसेक्ट्स नहीं हुए होते, कीटाणु का मतलब तो हम बैक्टीरिया से लगा लेते हैं, कीटाणु शब्द में मत पड़िएगा, हम लोग बोल रहे हैं कीट यानी इंसेक्ट नहीं होते, तो क्या यहां से पोलन ग्रेन वहां तक जा पाता? मैंने कहा जाता, लेकिन शायद कभी हवा से जाता। बोले अच्छा, अगर कीट नहीं होते तो क्या वाकई में दिक्कत हो जाती? मैंने कहा जी हाँ, दिक्कत इसलिए हो जाती क्योंकि पोलन ग्रेन्स जब तक स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे फल का निर्माण नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के गार्डन में लगा हुआ जो पपीते का पेड़ है, उस पपीते के पेड़ में फल इसलिए नहीं उग रहा है बहुत लंबे समय से क्योंकि वो तन्हाई में जी रहा है, वो अकेला है। उसके पास में पपीते का पेड़ जो है वो मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, एक लिंगी पौधा है ना, यूनिसेक्सुअल पौधा है। उसके पास में किसी और यानी एक ऐसे पुष्प का होना भी जरूरी है जिसकी वजह से उनके बीच में निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सके। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कीट है ये किसी पुष्प की तरफ उसके विशिष्ट रंग के कारण ही आकर्षित होते हैं, और ये विशिष्ट रंग इन्हें क्रोमोप्लास्ट प्रदान करते हैं। इन विशिष्ट रंगों के कारण जो है वो कीट जो है वो इन तक आकर के पहुंचता है। अरे बोलिए, थम्स अप करिए, बात समझ में आई हो तो। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट का हमने कार्य बता दिया, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। अब चलते हैं हम वैक्यूल्स के पास में। देखिए असल में वैक्यूल्स का कार्य जो है वो एक प्रकार से ऐसा है कि कोशिका, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अपने आप में चलती फिरती एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री है तो बनाने के लिए भोजन, उनके पास सारे सामान भी हैं। सामान बनाने से मतलब मेरा हुआ कि कोशिका के पास वो सारी चीजें भी हैं कि भाई भोजन बनाया क्लोरोफिल ने, क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया, क्लोरोप्लास्ट ने बनाया, उसको उठा करके ल्यूकोप्लास्ट ने रख लिया। लेकिन भोजन तो रख लिया, लेकिन पिएंगे क्या? खाने पीने की व्यवस्था तो आपने बोली है गुरुजी, लेकिन ये तो खाने ही खाने की व्यवस्था हुई, पीने की व्यवस्था कहां से हुई? मैंने कहा क्यों भाई? आप ही ने कहा ना सर कि क्लोरोफिल जो है वो भोजन का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उपयोग करता है, वाटर का उपयोग करता है। वाटर अल्टीमेटली आएगा कहां से? कोशिका में वाटर आ गया तो ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो सही है। तो असल में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से भोजन का संचय जो है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर किया गया था, ठीक उसी प्रकार से जल का संचय यानी जल को एकत्रित करके कार्य करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है, जिन्हें हम रिक्तिकाएं कहते हैं। रिक्तिकाओं में कोशिका के अंदर जल और मिनरल दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि पूरा पूरा अपने आप में इन्होंने आपातकाल से लड़ने के लिए पूरा सामान संरक्षित रखा हुआ है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। ये जो पूरा की पूरा वैक्यूल्स होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, बस ये याद कर लीजिएगा। दीज आर फ्लूइड्स, जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी कोशिकाओं में ये दिखाई देते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जब आपने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल गई, लेकिन जल वाष्प जो है वो आपने बता दिया वैक्यूल्स में है, तो मुझे सर एक सवाल पूछना है कि अगर किसी के पास में, मतलब इसका मतलब सर मुझको उल्टा सवाल ये पूछना है कि एनिमल सेल जो होती है ना, जंतु कोशिका जो होती है, सर जंतु कोशिका के पास तो प्रकाश संश्लेषण की कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है एनिमल सेल तो सर। मैंने कहा हाँ, तो बोले उसके पास वैक्यूल्स क्या करेगा? मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों जो एनिमल सेल होती है उसके पास बहुत छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि उनको वो इतना ज्यादा पानी रखने की आवश्यकता नहीं है जिसका उपयोग करके वो क्या कर सके, उसका उपयोग करके वो फोटोसिंथेसिस में उसका उपयोग कर सके। इसलिए ये कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर एंड वेरी फ्यू इन एनिमल सेल। समझ में आ गया सभी साथियों को? वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और वो क्यों छोटे हैं मैंने बता दिया, क्योंकि इनको उस पानी का कोई कार्य नहीं है, केवल जल का वो मैटर। फिर आप पूछेंगे, एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछेंगे, मतलब मैं आपकी जगह होता मेरे दिमाग में कीड़ा जरूर घुसता कि सर एक बात बताओ, अगर फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है तो फिर पानी का करेंगे क्या आफ्टर ऑल? मैंने कहा पानी का करेंगे क्या? मैंने कहा पानी उनके अंदर जरूरी होता है। बोले क्या जरूरी होता है कोशिका में पानी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो H2O प्लस वाटर समझ में आया था, लेकिन यहाँ क्या जरूरत होती है सर पानी की? अब बताता हूँ पानी की क्या जरूरत होती है। आपने कई बार सुना है किशमिश जो होती है, जो आप घर में खाने का काम करती है, खाते हैं हम जिसे ड्राई फ्रूट्स के रूप में, किशमिश को आप चीनी में डुबो कर रख देते हैं तो वो और सूख जाती है। अगर कहा जाए तो अंगूर को डुबो के रख दो चीनी में तो वो सूख के किशमिश हो जाएगा, और किशमिश को पानी में भिगो के रख दो तो भाई साहब वो फूल करके अंगूर जैसी हो जाएगी, यानी कि मोटी हो जाएगी। सवाल बना कि भाई एक बात बताओ, किशमिश का सुकड़ करके, मतलब अंगूर का सिकड़ करके किशमिश बनना और किशमिश का सिकुड़ करके अंगूर बनना, ये प्रक्रिया आफ्टर ऑल हुई कैसे? मैंने कहा भाई साहब ये प्रक्रिया हुई पानी के अंदर बाहर होने से। बोले ये प्रक्रिया कहलाती क्या है? मैंने कहा परासरण कहलाती है। बोले अंग्रेजी बोलो। मैंने कहा ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस कब होता है? मैंने कहा जब जल की सांद्रता परिवर्तित होती है। बोले पानी की कंसंट्रेशन परिवर्तित कैसे होती है? मैंने कहा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। वाटर का जो मूवमेंट है उसमें परासरण एक प्रमुख प्रक्रिया है। बोले कहने का मतलब समझाओ थोड़ा सा। हमने कहा कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ, या फिर उल्टा कहे ज्यादा पानी जहां है वहां से कम पानी की तरफ आपके अगर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं जो है वो आपके शरीर में उपस्थित तो हैं, अगर उनके अंदर पानी ही नहीं होगा तो भाई साहब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से वो फट जाएगी। ऐसी स्थिति में वो वाटर को अपने पास मेंटेन रखती हैं। जिनके ऊपर से जा रहा है लोड मत लीजिए, ये सारी बातें मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए जिनको पता है उनको एक बार रिवाइज हो जाएगा, बस इतना सा पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना? अगर आ गया है ये वाली बात भी समझ में तो थम्स अप कर दीजिए। मैं मान लूंगा कि आपको परासरण पता था, मैं मान लूंगा कि आपको पता था परासरण कैसे होता है, ऑस्मोसिस कैसे होता है। अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है ये तो।
शानदार, बहुत बात, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, केवल आउट ऑफ बॉक्स मैंने जाकर के कुछ बातें आपको बता दी। अब है एक बहुत बड़ा आर्टिकल जिसका नाम है सेंट्रोसोम, और साहब ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। ये क्या होती है सर? सर सेंट्रोसोम क्या है मैं आपको वो बताऊं। कोशिकाएं जो है ना, सेल्स, उनका विभाजन होता है। बोले अच्छा कैसे होता है? मैंने कहा कोशिका थी, हट गई, दो कोशिका बन गई। बोले अच्छा ऐसे होता है क्या? ये थोड़ी है कि एक एप्पल था, बीच में से काट दिया, दो एप्पल बना दिए। कुछ तो प्रक्रिया होती होगी, ये थोड़ी है कि साहब आपने ऑर्डर दिया, अंकित अवस्थी ने आज कसम खाई, बोले हाँ आज हम बड़ा होना चाहते हैं। बोले अच्छा, बोले सांस लो जोर से, बोले हाँ, और बोले हो जा बड़ा, तो जैसे हो जा बड़ा कहा, वो कोशिकाएं अंदर की फट गई, एक की दो कोशिकाएं बन गई। ऐसे थोड़ी होगा। तो बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा कोशिकाओं का विभाजन होने का एक प्रमुख प्रक्रम होता है, और उस प्रमुख प्रक्रम में सबसे बड़ा किरदार निभाता है, उसका नाम है सेंट्रोसोम। बोले सेंट्रोसोम क्या करता है? मैंने कहा बेटा जैसे मान लो कि ये कोई कोशिका है, हम बताए थे ना सेल है कोई, सेल के मध्य में न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल है, हमको पता है। सेंट्रोसोम जो होता है, इसको हिंदी में असल में तारक काय कहते हैं आप लोग, तारक काय, है ना। अब इसका क्या गेम होता है सर, कि ये दोनों सिरों पर चला जाता है, इधर चला गया और इधर चला गया। ये दोनों सिरों पर जाकर के करता क्या है कि यहां से स्पिंडल फाइबर बना के अंदर भेजता है। कौन सा फाइबर बना के भेजता है? स्पिंडल फाइबर, एक धागे जैसी संरचना भेजता है इधर की तरफ। हम सब करिए, कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर शब्द आपने सुना है कि नहीं? हम सब करिए, स्पिंडल फाइबर बना के भेजता है, भेज दिया। अब बेटा ये जो स्पिंडल फाइबर बना के इन्होंने भेजा ना, ये रहा स्पिंडल फाइबर। इस स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है बेटा? ये केंद्रक को पकड़ता है और पकड़ करके अपनी तरफ खींचता है। तो असल में सेंट्रोसोम है क्या? सेंट्रोसोम ये समझ लीजिए कि कोशिका के अंदर एक चेन पुली का केंद्र है, जहां से चेन पुली की जाती है ना, चेन को जिस प्रकार खींचा जाता है, ऐसे ही कोशिका के अंदर यानी ये सेल है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके किनारे पर यहां पर क्या उपस्थित है? ये आपका सेंट्रोसोम, जो अपनी तरफ से रस्सियां फेंक रहा है। उन रस्सियों को स्पिंडल फाइबर कहते हैं। वो रस्सियां किसके पास जा रही हैं? वो केंद्रक के पास जा रही हैं, और उस केंद्रक से जाके जकड़ जाती हैं। कोशिका विभाजन को शुरू करने के लिए सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है, और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्रोमेटिन जाल है, ये सिमट करके क्या बन जाता है? क्रोमेटिन जाल सिमट करके क्या बन जाता है आप लोगों का? क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम्स बन जाता है। और ये क्रोमोसोम्स इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि स्पिंडल फाइबर के दम से जैसे ही केंद्रक का विभाजन होता है, या तो ये क्रोमोसोम बराबर मात्रा में बढ़ जाते हैं, या उससे पहले ही अपनी अंदर रेप्लिकेशन कर लेते हैं, अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। जितनी संख्या में ऑलरेडी थे उतनी ही संख्या में और बन जाते हैं, और इन क्रोमोसोम, इन सेंट्रोसोम्स के माध्यम से चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यानी केंद्रक का इस प्रकार से विभाजन होना, अगर मैं इस प्रकार से आपको संरचना दिखाऊं, मान लीजिए ये सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम था, इसने अपनी तरफ से धागे फेंके थे, ये धागे थे स्पिंडल फाइबर थे, और ये केंद्रक को बांट करके, सोचो आधा केंद्रक बांट करके ये अपने साथ लेके चल दिया। इधर की तरफ इसने भी धागे फेंके थे, और इसने फेंके जो धागे थे उनमें से भी जो है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखिए स्पिंडल फाइबर यहां पर भी निकला। अब मैं आपसे कह ये रहा हूं कि इन स्पिंडल फाइबर्स के एक दूसरे से दूर चले जाने पर केंद्रक का विभाजन हो गया, और इनके साथ में गुणसूत्र भी चले गए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले तो इतना समझ लीजिए कि सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन का कारण बनता है। इतनी बात तो हमको समझ में आ जानी चाहिए। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? पहले थम्स अप करिए, ठीक है। अब सवाल ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। इतना सुनते ही एक सवाल जो लॉजिकल बनना चाहिए वो क्या है? कईयों के दिमाग में बनेगा, अच्छा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अरे ढक्कनो, सवाल ये थोड़ी बनेगा। तो क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि पादप कोशिका में फिर यानी प्लांट सेल के अंदर विभाजन कैसे होता है गुरुजी? सेल डिवीजन प्लांट सेल में कैसे होता है? बोलो सवाल बनता है कि नहीं? हम सब करो भाई। जब प्लांट सेल, एनिमल सेल की आपने बात करी तो आपने कह दिया सेंट्रोसोम है, स्पिंडल फाइबर बनाएगा और कोशिका को तोड़ के दो भाग में बांट देगा, हो गई बात। पर बोले सर एक सिंपल सी बात बताओ, प्लांट सेल में ये है ही नहीं, तो फिर सेल डिवीजन कैसे हुआ? हाँ, ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन के आया। मैं आपको बताऊं, बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूं आपको, शायद एक बार के लिए बिलीव ना हो, लेकिन गूगल कर लेना। प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं। दोबारा लीजिए क्या बोल रहा हूं, प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर बनते हैं, विदाउट सेंट्रोसोम बनते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता, अब तक ये जांच का विषय है कि ये प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर आए कहां से। सेंट्रोसोम तो नहीं है, कोई भी केंद्र जैसी स्थिति नहीं है, आज तक रिसर्च हो रही है कि ये फिर स्पिंडल फाइबर आए कहां से, यानी इनका ओरिजिनर कौन है, पैदा करने वाला कौन है, जनरेटर कौन है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? हम सब करिए अगर बात समझ में आई। स्पिंडल फाइबर बनते हैं, आप आराम से गूगल कर लीजिएगा, प्लांट सेल के अंदर भी आप लिखिएगा डिवीजन ऑफ प्लांट सेल इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, आपको दिखा देगा गूगल अपने आप से, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों के सामने आ जानी चाहिए। अब कुछ बेसिक सवाल जो हमको यहाँ पता होने चाहिए वो क्या पूछे जाते हैं। एक तो एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या अंतर है, नंबर 2 ऐसे ही एक प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोशिका विभाजन को हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको अगले क्लास के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको कुछ बेसिक सवाल यहाँ पर पढ़ा देते हैं। वैसे प्लांट सेल ऑब्वियस सी बात है, छोटे होंगे, बड़े होंगे प्लांट्स के अंदर। सेल वॉल एब्सेंट पढ़ा दिया,
पढ़ा दिया, प्लास्टिक सब्सटेंस पढ़ा दिया, एक्सेप्शन याद कर लेना यूग्लिना में होता है, वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्परेरी पढ़ा दिया, सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपरटस इन प्रेजेंट बता दिया, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आर एब्सेंट। एक एक पॉइंट बता चुका हूं, थम्स अप कर दो, बता चुका हूं कि नहीं। अब इनको याद जरूर कर लेना, याद करना आपका कार्य है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा कार्य आपको फिर से वही कह रहा हूं समझाना है, और मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं आपको समझाने के साथ में मतलब यही कार्य कर सकता हूं जो मैंने आपके सामने कर दिया। आगे बढ़े। अच्छा सर, ये पूरा की पूरा कोशिका स्ट्रक्चर है, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा दी है। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल क्या होता है अब वो भी समझ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रोकैरियोट सेल को ऐसे समझिए कि ये पहले कभी था, मतलब जिस प्रकार से हम लोग कोई भी बोर्ड के एग्जाम से पहले एक एग्जाम का नाम लेते हैं, उसका नाम है प्री बोर्ड। अगर सुना हो तो बताइएगा। एग्जाम बोर्ड का हो तो उससे पहले क्या लेते हैं, प्री बोर्ड का एग्जाम लेते हैं, यानी कि उसमें बोर्ड की तरह ही सारे अनुभव होते होंगे लेकिन उतनी सख्ती नहीं होती होगी। एग्जैक्टली यहां पर भी यही लाइन बोल रहा हूं कि बोर्ड के लिए जब हम बात करें तो याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम्स की तरह ही यहां पर भी जो चीजें होती हैं वो क्या है, तो देखिए प्रोकैरियोट की तरह ये कोशिका का पूर्वगामी है, यानी कि यूकैरियोट कोशिका से पहले जो कोशिका बनी थी उसका नाम प्रोकैरियोट कोशिका था। नाभिक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब आप सवाल पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब प्रोकैरियोट के अंदर क्रोमोसोम फिर कहां रहता होगा। सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर आपने कहा कि गुणसूत्र यहां उपस्थित है, क्रोमोसोम उपस्थित है। यूकैरियोट के अंदर तो क्रोमोसोम उपस्थित होता है, न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। मैंने कहा कि भाई आपको मालूम होना चाहिए, मैंने जब कोशिका बढ़ाई थी आपको कहा था कि इसका केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर यहां पर उपस्थित होता है क्रोमोसोम। मैंने तो आपको यह भी पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रोमोसोम होता है। लेकिन अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि यहां पर केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम है और यहां केंद्रक है ही नहीं, तो फिर क्रोमोसोम क्या कर रहा है, क्रोमोसोम तो यहां पर भी है। मैंने कहा जी हां, तो इसको और अच्छे से अगर कहा जाए तो यह कहा जाएगा कि केंद्रक होता तो है लेकिन केंद्रक की झिल्ली नहीं होती। जो इस बात को समझ गए वो बताइएगा। अगर मैं इस झिल्ली को एब्सेंट कर दूं, केंद्रक की जो ये मेम्ब्रेन है इसको गायब कर दूं, तो ये जो अंदर का क्रोमेटिन जाल है ये तो साइटोप्लाज्म में फैला फैला रह जाएगा ना, साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ है बस। भाई एक बात बताइए, सेंट्रोस ये जो आपका है न्यूक्लियस, ये बना कैसे। न्यूक्लियस बना ऐसे ना, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तभी तो न्यूक्लियस बना। अरे बोलिए भाई, समझ में आ रहा है सभी साथियों के। न्यूक्लियस तो तभी बना जब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। एग्जैक्टली यही वाली बात हम आपसे यहां कर रहे हैं कि यहां पर चूंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियस भरा हुआ माल है ये बाहर आ गया, डन हो गया। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कह रहे हैं, नाभिक एब्सेंट है। अच्छा, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये हम बता चुके। लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम्स आर एब्सेंट, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, टर्म मैं आपको सिखा चुका हूं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोट जो होते हैं यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर लाइसोसोम तो पढ़ाया था, ये पेरोक्सिसोम क्या है। अरे भाई, जिस प्रकार से लाइसोसोम के अंदर भी चीजें उपस्थित होती है, वैक्यूल जैसी संरचना होती है, वैसे ही पेरोक्सिसोम्स भी एक प्रकार की संरचना है लाइसोसोम जैसी ही। सर लाइसोसोम का काम तो आपने बताया था एंटीजन को मारना है, तो बिल्कुल समझ लो वैसा ही कार्य कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, समझा रखा है मैंने आपको, प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। वैक्यूल्स एब्सेंट, वैक्यूल्स एब्सेंट। ये रिक्तियां अनुपस्थित किसके अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर लिखा है इसने, और एनिमल सेल में भी रेयरली मिलती हैं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, तो फिर आप पूछेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है तो ये बढ़ते कैसे हैं, अलिंगी विभाजन द्वारा। अलिंगी विभाजन का मतलब क्या होता है, अलिंगी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि ये किसी से भी निषेचन करके विभाजित नहीं होते, यानी इनको किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। इन कोशिकाओं को वृद्धि करने में, इस जीव को वृद्धि करने में प्रोकैरियोट के अंदर कोशिकाएं स्वतः ही विभाजित हो जाती हैं बिना किसी के मेटिंग के अलावा, है ना। जिस प्रकार से मैंने आपसे क्या कहा, स्पर्म सेल और एग सेल मिलती है, ऐसा इनके साथ में नहीं होता। यानी जिस प्रकार से पोलन ग्रेन जो है वो जाकर के एग सेल से मिलता है, ऐसा इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हमने क्या सीखा, प्रोकैरियोट के अंदर तो सर फिर तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले सर इसके अंदर तो केवल इतना सा था कि इसके पास न्यूक्लिक मैटर है और चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन है। मैंने कहा और बोले यहां पर सब कुछ है। मैंने कहा बिल्कुल हाँ। बोले यही तो चीज पढ़नी थी, ये लीजिए आपके सामने सारी की सारी बातें निकाल के बता दी। हाँ भाई, थम्स अप करिए। जो बातें पहले समझ में आ गई उन्हीं के आधार पर क्लासिफिकेशन था वो समझ में आ जाना चाहिए। यहां से आगे है कोशिका विभाजन, ये आपको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जिनको बातें समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल आंसर देंगे। मैंने क्वेश्चन सेशन ओपन कर दिया है, पूछिए क्या पूछना है आपको। एक विद्यार्थी कह रहे हैं आंसर नहीं देते, हमने आज डाउट सेशन है ओपन कर दिया, बताइए। बिल्कुल
बेयर ग्रिल्स, हमारी क्लास आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बेयर ग्रिल्स ने लिखा है डीएनए आरएनए वाला समझ नहीं आया। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं तो समझ कहां से आएगा? वो पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा, है ना। और उसको पढ़ाने के लिए आप लोगों की जेनेटिक्स की क्लास लूंगा इसके बाद वाली, उसमें वो बातें समझ में आ जाएंगी। एमपी वर्मा कह रहे हैं पीडीएफ उसमें, बिल्कुल बेटा ये पुरानी पीडीएफ चल रही है।